हाय एवरीवन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे थे हम लोग। इसमें आइसोमेरिज्म देख रहे थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, और कुछ केस कंसिडर किए थे उसमें हम लोग कि कैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। और इसमें से सिस ट्रांस के अलावे एक नया आया था फेस और मतलब फेसियल और मेरी डायगोनल फॉर्म, और कैसे कॉम्प्लेक्स इस टाइप के आइसोमेरिज्म को एग्जिबिट करे थे। कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखा था। नेक्स्ट टाइप जो है इसमें वह है M A B C D E F टाइप। ऐसा कहने का मतलब कि इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन के साथ जो बाकी के 6 लिगैंड्स होंगे, ऑल लिगैंड्स आर डिफरेंट, सारे अलग अलग लिगैंड्स होंगे। और इस कैटेगरी में एक ही कॉम्प्लेक्स अभी तक सिंथेसाइज किया गया है, PTNS3 Br Cl I NO2 और pyridine। दिस वन प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +4 होगा। न्यूट्रल लिगैंड है -1 -1 -1 -1, टोटल -4, तो उधर जाकर के +4 आ जाएगा ऐसा। तो यह जो कॉम्प्लेक्स है एकमात्र कॉम्प्लेक्स है इस कैटेगरी का जिसमें सेंट्रल मेटल आयन के अगल बगल 6 डिफरेंट लिगैंड्स हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डेफिनेटली शो करेगा, लेकिन कितने आइसोमर्स बनेंगे वो जानना जरूरी है। एंड अगेन दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आप इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लो। PTNS3 Br Cl I NO2 एंड हेयर pyridine ऐसा। तो इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के लिए जो है टोटल 15 आइसोमर्स बन सकते हैं। टोटल कितने आइसोमर्स बनेंगे? 15 आइसोमर्स बनेंगे। और ये जो टोटल 15 आइसोमर्स बनेंगे, इसमें से बोल रहा है कि अभी तक मात्र 3 को आइसोलेट किया जा चुका है, 3 को ही अभी तक रिकॉग्नाइज किया जा चुका है, बाकी को नहीं किया जा पाया है। तो बनेंगे 15। अब 15 कैसे बनेंगे इस बात को इसमें समझना इंपॉर्टेंट है। तो देखो, कोई एक लिगैंड को आप टारगेट करो, सपोज NH3 को हमने टारगेट किया, और अब आप क्या करो कि इस NH3 के अपोजिट देखते जाओ। तो NH3 के अपोजिट अभी आयोडीन है। अब क्या करो कि एक बार इसमें आप ऐसा प्लैटिनम NH3 है, NH3 के अपोजिट अब आयोडीन की जगह क्लोरीन लेके आओ। तो आयोडीन यहाँ बाकी जो जैसे है वैसे रहेगा, pyridine NO2। ठीक, तो 1 के बाद ये दूसरा कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट टाइम आप क्या करो कि इस क्लोरीन के जगह अब आप मतलब NH3 जो है इसको टारगेट करना है। तो NH3 के अपोजिट अभी क्या है? आयोडीन। यहाँ NH3 के अपोजिट क्या आ गया? क्लोरीन। नेक्स्ट टाइम क्या करोगे कि NH3 के अपोजिट आप किसको लाओगे? ब्रोमीन को लाओगे ऐसा। PTNS3 ब्रोमीन, बाकी जो जैसे वैसे ही रहने दो इसको, pyridine NH3 ऐसा। तो कहने का मतलब हुआ कि यदि इस तरह से आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो एक पर्टिकुलर NH3 को टारगेट करके आप कितने स्ट्रक्चर्स को बना सकते हो? ऑब्वियसली 5 बनेंगे। एक बार NH3 के अपोजिट आयोडीन है, फिर हम क्लोरीन लाए, फिर ब्रोमीन लाए, वैसे ही एक बार इसके अपोजिट NO2 लाओगे, और फिर इसके अपोजिट क्या लाओगे? pyridine लाओगे। देखो, यह एंगल 90 है, ये भी 90 है, दिस वन इज़ 90, दिस वन इज़ 90। तो ये जो 1 2 3 4 हुए, ये सारे इसके एडजेसेंट होंगे। ऑक्टाहेड्रल हम लोग पढ़े कि ये जो चारों लिगैंड्स है, उसके बाद यह जो लिगैंड है एक्चुअली जो ऊपर बना हुआ है इस तरह से रहता है। तो इसके साथ भी परपेंडिकुलर, इसके साथ भी परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर। लेकिन ये जो आयोडीन है वो तो पीछे की तरफ है ना, उसके साथ तो जो है या 180 का एंगल बनाएगा दिस वन। तो ये 4 लिगैंड्स इसके एडजेसेंट होंगे, और यह जो है अपोजिट होगा ट्रांस का। तो एक NH3 को यदि हम टारगेट किए तो इसके लिए ऐसे 5 स्ट्रक्चर्स बने, जिसमें 5 लिगैंड को हमने क्या किया कि इसके अपोजिट रखा। उसी प्रकार से आप क्या करो कि एक बार Br को टारगेट कर लो, और Br के अपोजिट जैसे अभी NO2 है, फिर इसके अपोजिट I रखो, Cl रखो, ये रखो, ये रखो। तो 5 इसके लिए बना था, 5 इसके लिए भी बनेगा। सेम टाइप एक बार आप Cl को टारगेट करो और इसके अपोजिट रखते जाओ, तो 5 यहाँ से भी बनेगा। अब बोलोगे वैसे आगे भी करेंगे, तो देखो आगे नहीं कर सकते क्योंकि आयोडीन को पहले हम लोग टारगेट कर चुके हैं NH3 के साथ। तो यदि NH3 के अपोजिट I था, तो अब I के अपोजिट NH3 हो जाएगा। तो ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, सेम हो गए।
तो इस तरह से 5 + 5 और +5 टोटल 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे इस पर्टिकुलर टाइप का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, जिसमें कि सारे लिगैंड्स क्या होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। ऑल दिस 6 लिगैंड्स आर डिफरेंट। तो कैसे 15 हुए इस बात को समझ गए। 15 स्ट्रक्चर को बनाने का नीड नहीं है, लेकिन हाँ एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस अब समझ जाना 15 कैसे, वो तो हमने बता दिया। 15 बनाने के लिए नहीं आने वाले एग्जामिनेशन में, क्योंकि आइसोमेरिज्म वह टॉपिक है इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में किसी ना किसी रूप से आना ही है। और इतने सारे पढ़ने हैं आइसोमेरिज्म, इसमें इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं कि दिमाग में उसको सेट करके रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रैक्टिस आप जितना करोगे उतना ही जो है या दिमाग में बना हुआ रहेगा और आसानी से आप उसको जो है एग्ज़ाम में कर पाओगे। नेक्स्ट टाइप, तो नेक्स्ट टाइप है MA2B2 टाइप, जहाँ A इज बाइडेंटेड लिगैंड विथ आइडेंटिकल डोनर एटम। बाइडेंटेड लिगैंड है जिसमें डोनर एटम क्या है, आइडेंटिकल, और बाकी के ये दो जो है सो अलग हो जाएंगे फिर यहाँ से। तो कैसे देखोगे ज़रा, इसके लिए एक एग्जांपल है, जैसे COEN का होल टू Cl2+, ऐसा। EN इज इथिलीन डाइएमीन, दिस वन इथिलीन डाइएमीन। इसी इथिलीन डाइएमीन को हम लोग एक ऐसे भी दिखा सकते हैं, या इसी को और शॉर्ट में दिखाने का तरीका ऐसा है, यहाँ हम लोग EN लिख देते हैं, बस दो डोनर एटम को दिखाते हैं और EN लिख देते हैं, समझ जाएंगे हम लोग। तो जब इसके लिए आप बनाओगे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, CO ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑब्वियसली यह शो करेगा। एक इथिलीन डाइएमीन आप यहाँ लगा दो, एक इथिलीन डाइएमीन यहाँ, बाकी के जो 2 क्लोरीन है इसको ऐसे रखो। तो इसी के लिए जो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, वह कुछ ऐसा बन जाएगा, N यहाँ पे। अब यहाँ ये जो क्लोरीन है इसको ज़रा ध्यान से देखोगे तो यहाँ ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, सिस, और वही क्लोरीन यहाँ एक दूसरे के ट्रांस अपोजिट आ गया, तो यह कौन सा आइसोमर हो गया, ट्रांस। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स भी जो है काफ़ी आसानी से शो करेंगे कौन सा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और बताए थे कि सिस ट्रांस ही शो करेगा, मेरी डायगोनल और फेसियल शो करने के लिए 3 आइडेंटिकल लिगैंड्स होने चाहिए, या फिर मतलब 3 लिगैंड्स एक पर्टिकुलर टाइप के होने चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है, ये 2-2 करके हैं। तो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेंगे, नॉट फेसियल और मेरी डायगोनल। उसी प्रकार से इसी में हम लोग अगला यदि ले तो ये जो 2 लिगैंड्स हैं M, ये यहाँ कर दो BC टाइप। तो यहाँ आप क्या करो, इस पर कोई दूसरा एग्जाम्पल लेकर के चले हम लोग। मतलब बाइडेंटेड लिगैंड तो वही है, 2 आइडेंटिकल डोनर एटम के साथ, लेकिन जो बाकी के 2 मोनोडेंटेड लिगैंड्स हैं वे क्या होंगे, बिल्कुल अलग हो जाएंगे। जैसे CrOX का होल टू NO2 Cl/3-। Here OX is oxalate ion, and what is oxalate ion? ऐसा ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्ट, एनायनिक फॉर्म। इसी को आप ऐसे दिखा सकते हो, O- और यहाँ डबल बॉन्ड O, या डायरेक्ट ऐसे O और यहाँ ऑक्जेलेट लिख करके। कई तरीके हैं दिखाने के। तो बनाओ जरा इसका स्ट्रक्चर। तो ये कोबाल्ट हुआ, ये जो 2 ऑक्जेलेट हैं O, इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं, डबल बॉन्ड O, यहाँ भी दे देते हैं डबल बॉन्ड O। उसी प्रकार से 2 और ऑक्सीजन, यहाँ भी ऐसे ही हो जाएंगे, डबल बॉन्ड O। बाकी के जो 2 डिफरेंट हैं NO2 और Cl, इसको आप लो। तो जब इसी का नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाओगे तो CO ऐसे इसको दिखाना होगा,
ये बाइडेंटेड लिगैंड को आप इस तरह से दिखला दो, OX, यहाँ भी मान लो OX, और यहाँ एक Cl और एक NO2। तो यहाँ ये जो दो लिगैंड्स हैं ये आइडेंटिकल तो नहीं है, लेकिन हाँ पर्टिकुलर टाइप का मान करके चलेंगे यदि, तो ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट हो गए तो यहाँ यह सिस आइसोमर बन जाएगा, और यही दो लिगैंड्स यहाँ अपोजिट हो गए तो यह एक दूसरे का क्या बन जाएगा, ट्रांस आइसोमर बन जाएगा। तो इस तरह से सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो है इस कॉम्प्लेक्स के लिए भी एग्जिबिट किया जा रहा है, यहाँ भी जो है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हो सकता है। नेक्स्ट अगला टाइप जो है, इसमें पहले ही बताए हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए बहुत ही कॉमन है, और चूंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगैंड्स अधिक है स्क्वायर प्लानर की तुलना में, वहाँ 4 होते थे तो यहाँ 6 है, और लिगैंड्स अधिक होने के चलते इसमें ज़्यादा केसेस आएंगे। कई प्रकार के टाइप मैंने कई टाइप के कॉम्प्लेक्स इसमें हो सकते हैं। तो नेक्स्ट मान लो ऐसा हो MAA B2C2 टाइप, या फिर ऐसे MAA बाहर भी मान लो A2 और B2 टाइप, मतलब एक बाइडेंटेड लिगैंड विथ डोनर आइटम आइडेंटिकल, और ये दोनों अलग होंगे लेकिन इसमें से भी पेयर के रूप में, ये दोनों एक जैसे और बाकी दो एक जैसे। एग्जाम्पल की बात कर लें यदि हम लोग, तो COEN NH3 का होल टू Cl2 पर प्लस, ऐसा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, लेकिन आप इसके लिए यहाँ सिस ट्रांस जो है नहीं लिख पाओगे, सिस ट्रांस लिखना यहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और इसमें वही करेंगे हम लोग कि CO, यह जो इथिलीन डायमीन है ये तो एक साथ रहेगा, उसके बाद ये जो 2 NH3 हैं इन दोनों NH3 को आप सिस रखो, और जो 2 क्लोरीन है ये दोनों क्लोरीन को भी क्या करो, सिस रखो, सारे यहाँ सिस हो जाएंगे, ये दोनों भी सब। अगला में आप क्या करो कि 2 NH3 को ट्रांस कर दो, ऐसे यहाँ इथिलीन डायमीन को वैसे ही छोड़ दो, और ये जो 2 NH3 है इसको मारो ट्रांस, फिर 2 क्लोरीन आ जाएंगे सिस, तो दूसरा ऐसा बन गया। नेक्स्ट बनाओगे इसमें 2 क्लोरीन को ट्रांस रख लो, NH3 वगैरह सिस रखो, ऐसा EN। तो यहाँ भी टोटल 3 बने, 1 2 3। पहले वाले में सारे सिस हैं। नेक्स्ट से हम लोग क्या किए कि एक को ट्रांस बनाते गए। देखो इसको तो आप ट्रांस बना नहीं सकते हो, जो इथिलीन डायमीन है इसको ट्रांस नहीं बना सकते हो, रीजन या एक बाइडेंटेड लिगैंड है, तो इसमें से आप उसको अपोजिट कभी नहीं रख पाओगे, इसलिए 3 ही केस बनेंगे, इसमें चौथा केस जो है नहीं आएगा। नेक्स्ट एक लास्ट अब हम लोग देखें इस ऑक्टाहेड्रल के केस में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा वह है MAB2A2 टाइप। समझ रहे हो, AB एक बाइडेंटेड लिगैंड है जिसमें 2 डिफरेंट डोनर एटम्स हैं, 2 डिफरेंट डोनर साइट्स है, ऑब्वियसली ग्लाइसिनेट आयन लेके चलेंगे हम लोग, और बाकी बाहर के 2 लिगैंड्स आइडेंटिकल। तो एग्जांपल के लिए जैसे CO GLY का होल टू Cl2 और एक माइनस, ऐसा। तो यहाँ जब इसके स्ट्रक्चर को बनाओगे तो इसके लिए टोटल जो है 5 बनने वाले हैं। अब ये 5 कैसे बनेंगे उसी को हम लोग को देखना है। तो पहले एक बना लें हम लोग, जैसे COON, शॉर्ट में इसको ग्लाइसिनेट लिख देते हैं, बस डोनर एटम को दिखलाएंगे। उसी प्रकार से ON, यहाँ भी ग्लाइसिनेट लिख दो, और बाकी के जो 2 क्लोरीन हैं इसको आप ऐसे रख दो। तो ये पहला कॉम्प्लेक्स हुआ। नेक्स्ट बनाओगे तो देखो यह जो बाइडेंटेड लिगैंड था इसमें ये N अभी सिस है और ये दोनों ऑक्सीजन ट्रांस है। नेक्स्ट टाइम ये दोनों ऑक्सीजन को सिस करो और नाइट्रोजन को क्या कर दो, ट्रांस, ऐसा CO Cl Cl। तो यहाँ पे ऐसे रखो अब NO, ऐसा ग्लाइसिनेट, वैसे यहाँ NO और यहाँ कर दो ग्लाइसिनेट,
ऐसा समझे क्या अंतर हुआ? इसमें दोनों नाइट्रोजन 6 ऑक्सीजन ट्रांस, मैंने ऐसे बोलो ना, 2 क्लोरीन 2 नाइट्रोजन 6 ऑक्सीजन ट्रांस, तो इस बार 2 क्लोरीन 2 ऑक्सीजन 6 नाइट्रोजन को क्या ले लिए? ट्रांस। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा? 2 क्लोरीन को ट्रांस ले लो। नेक्स्ट टाइम में जो है आप 2 क्लोरीन को ट्रांस ले सकते हो, या ऐसा भी कर सकते हो कि ऐसे CONO और ऐसा ON और यहाँ भी ग्लाइसिनेट CL मतलब अल्टरनेट इस बार ले लिए। यहाँ क्या था? ऑक्सीजन दोनों ट्रांस, नाइट्रोजन दोनों सिस, नाइट्रोजन दोनों ट्रांस, ऑक्सीजन दोनों सिस। यहाँ जो है ना तो दोनों ट्रांस रहा ना ही दोनों सिस रहा। हालांकि ऐसे देखोगे तब एडजेसेंट है तो सिस मान सकते हो, लेकिन यहाँ से देखोगे तो अल्टरनेट नाइट्रोजन ऑक्सीजन इस टाइप का आ गया। नेक्स्ट टाइम अब हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों क्लोरीन को जो है रखेंगे ट्रांस। तो अभी तक ये 3 बने ना, 1 2 और 1 3, तो बाकी के 2 स्ट्रक्चर्स और बनेंगे, टोटल 5। तो इस बार हम लोग क्या करें कि 2 क्लोरीन को जो है ट्रांस रखें, CO, देखो ये दोनों Cl को ट्रांस, और इसके लिए फिर ऐसा NO ग्लाइसिनेट NO ग्लाइसिनेट। तो दोनों क्लोरीन को यदि हमने यहाँ ट्रांस रखा तो ये दोनों नाइट्रोजन सिस और ये दोनों ऑक्सीजन भी क्या है? सिस। और नेक्स्ट टाइम बनेगा तो क्या बनेगा? अंदाज़ा लगा लो, COCl नाइट्रोजन ऑक्सीजन ग्लाइसिनेट। इस बार ट्रांस रख देंगे हम लोग, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ ग्लाइसिनेट। तो ये नंबर 4 एंड दिस वन इज नंबर 5। तो टोटल ये 5 बने। इसमें से क्लोरीन दोनों ट्रांस है लेकिन दोनों नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिस। उसी प्रकार से यहाँ क्लोरीन ट्रांस है तो ऑक्सीजन ट्रांस और नाइट्रोजन ट्रांस, मतलब सारे ट्रांस हो गए, ऐसे इसको समझ लो। तो इस कैटेगरी का तो पहले भी हम लोग देखे हैं, जिसमें से सब सिस होते थे, एक बार सब ट्रांस होते थे, फिर 2 को ट्रांस बाकी सिस, ऐसे करके 5। तो यहाँ भी ऐसे ही जो है टोटल 5 स्ट्रक्चर्स जो है बनेंगे। तो इस तरह से एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो अलग अलग टाइप का हो सकता है, अलग अलग केस में उसको हम लोग देखें कि कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन नहीं करेगा, और साथ ही साथ शो करेगा तो सिस ट्रांस शो करेगा या फिर फेशियल मेरीडायोनल शो करेगा। तो इसको जो है अच्छे से यहाँ तक जो हम लोग को कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूरी तरह से जो है समाप्त होता है। अब इसके बाद जो इसमें हम लोग को पढ़ना है ज्योमेट्रिकल के बाद, वह क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ समाप्त हुआ। टेट्राहेड्रल तो शो किए ही नहीं, स्क्वायर प्लेनर शो किए, उसमें कई केसेस हमने देखा। फिर ऑक्टाहेड्रल में भी कई केस ऑब्जर्व किए गए। तो इसके बाद जो है अब आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब हुआ, इसको पहले भी हम लोग देख चुके हैं, बिल्कुल नया कंसेप्ट तो नहीं है। सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहने का मतलब कि वैसे कंपाउंड्स जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को क्या करेंगे? शो करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, अंतर होगा उनके ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में। और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में अंतर क्यों होगा? क्योंकि जो लिगैंड का अटैचमेंट है CMI से वह अलग अलग होगा स्पेस में। तो डिफरेंट स्पाशियल अरेंजमेंट के चलते यदि ऑप्टिकल प्रॉपर्टी डिफर कर जाए तो ऐसे आइसोमेरिज्म को ही हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब यह जो ऑप्टिकल वर्ड है बेसिकली यह लाइट से रिलेटेड है, और इसमें हमने क्या पढ़ा है कि कोई सब्सटेंस है और यदि यह सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट हम लोग जानते हैं कि वह लाइट जिसका वाइब्रेशन एक सिंगल प्लेन में हो, और ऐसे लाइट को बनाया जाता है एक ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करवा करके। बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने इस बात का जिक्र किया है, तो अभी उतना डिटेल नहीं जाएंगे। फिलहाल कि यदि कोई सब्सटेंस है और वह प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देता है तो ऐसे सब्सटेंस को जो है हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस बोलेंगे।
अब जो ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेंगे, इसके लिए और भी कई कंडीशंस हैं कि ऐसे सब्सटेंस का जो मिरर इमेज है वह नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। साथ ही साथ उस एलिमेंट में मतलब उस कंपाउंड में कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, लैक ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, जिसमें से 3 मुख्य आते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, फिर क्या आता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसको हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं, इसको आई से, और एक एक्सिस ऑफ इम्प्रॉपर रोटेशन, एक्सिस ऑफ इम्प्रॉपर रोटेशन, जिसको कि हम लोग एस एन से दिखाते हैं ऐसा। तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका मतलब हुआ कि वह प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा। अब यदि वह सब्सटेंस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा है, मीन्स ऑप्टिकली एक्टिव नेचर का है, तो डेफिनेटली उसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। उस कंपाउंड में इनमें से कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा। अब यदि किसी सब्सटेंस का मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो वैसे मॉलिक्यूल को हम लोग कायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं, और यह जो प्रॉपर्टी है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होने का, यह प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, कायरलिटी कहलाता है। कहाँ से सारे कंसेप्ट आए हैं इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अभी इस पे ध्यान हम लोग को नहीं देना है। तो ऑप्टिकली एक्टिव मीन्स विच रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, कि कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करवाया जाए किसी भी सब्सटेंस के सॉल्यूशन से, तो अब जो इससे लाइट निकलेगा यदि वह रोटेट कर जाए आइदर डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर इस सब्सटेंस को जिससे इसको पास करवाएगा जिस सब्सटेंस के सॉल्यूशन से, वह सब्सटेंस कहलाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। और वही बताया कि ऑप्टिकली एक्टिव होने का कंडीशन मिरर इमेज क्या होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज कहने का मतलब 2 प्रकार का होता है ना, सुपर इम्पोजेबल और नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो जैसे मान लो ए है, इसको आपने मिरर के सामने रखा तो ए दिखेगा, अब इस ए को उठा करके इसके ऊपर रखोगे तो पूरा ढक जाएगा, तो ये हो गया सुपर इम्पोजेबल। लेकिन वही यदि आप बी लिए, इसको मिरर के सामने रखे तो ऐसा, अब इस बी को उठा करके यहाँ रखोगे तो क्या यह पूरी तरह से ढकेगा, नहीं ढकेगा, अलग अलग हो गया। तो दिस वन इज नॉन सुपर इम्पोजेबल एंड दिस वन इज सुपर इम्पोजेबल। तो जो कायरलिटी है, मॉलिक्यूल जो कायरल होते हैं उसके लिए कंडीशन है कि मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, मतलब मैच नहीं करे एक दूसरे पर रखने के बाद वैसे पूरी तरह से ढके नहीं। और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री तो फिर डिटेल कंसेप्ट है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, एक्सिस ऑफ इम्प्रॉपर रोटेशन क्या है, तो बेसिक में इसको हम लोग देख चुके हैं। अभी जो है इन बातों को डिटेल में हम लोग जो है नहीं लेकर के जाएंगे। अब यदि आप बोलते हो कि ठीक है ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब पीपीआर को रोटेट करेगा, तो रोटेशन तो पता है आइदर क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज। तो ज़रा याद करो क्या हमने पढ़ा है पीछे, कि यदि कोई सब्सटेंस प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो वह क्या कहलाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्टर मतलब राइट, रोटेटरी माने रोटेट करने वाला, तो लाइट को जो राइट साइड रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, वही कहलाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसी को हम लोग लिखते हैं स्मॉल डी फॉर्म या इसी को लिखते हैं स्मॉल प्लस फॉर्म। उसी प्रकार से यदि कोई सब्सटेंस प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट करे तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, लेवो रोटेटरी। लेवस मतलब लेफ्ट, रोटेट माने रोटेट करने वाला, तो जो पीपीआर को लेफ्ट रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज वह कहलाएगा लेवो रोटेटरी, या इसी को हम लोग एल फॉर्म बोलते थे या यही माइनस फॉर्म कहलाता था। अब ये जो सब्सटेंस हैं जो पीपीएल को लेफ्ट और राइट रोटेट कर रहे हैं, यदि ये दोनों एक ही सब्सटेंस के अलग अलग फॉर्म हैं तो बेसिकली ये कहलाएंगे इनैंसियोमर्स। तो यहाँ से इसको हम लोग जोड़ सकते हैं कि जो कायरल मॉलिक्यूल में हम लोग देखें कि मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो इसको ऐसे भी बोलेंगे कि यदि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, तो वे दोनों एक दूसरे के इनैंसियोमर्स कहलाएंगे। ऑब्वियसली इनैंसियोमर्स और कायरल मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ ए जो 2 हुए बी, ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हुए एक दूसरे के, तो इन दोनों को क्या बोला जाएगा, एक दूसरे का इनैंसियोमर्स। तो ये जो इनैंसियोमर्स होते हैं ना,
जैसे यह जो दो बी हुआ, एक को बी और एक को समझने के लिए बी डैश यदि मान लें अभी हम लोग, तो यह बी और बी डैश ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हुए। अब ये इनैंशियोमर्स हैं तो इनका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी जो भी है, इनका केमिकल रिएक्शंस भी सेम होता है, लेकिन एक केस में डिफर करेगा। जब इनका रिएक्शन आप करवाओगे एक ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट से, तो फिर दोनों इनैंशियोमर अलग अलग प्रकार के रिएक्शन करेंगे, लेकिन यदि ऑप्टिकली इनएक्टिव रिएजेंट है, एक कायरल रिएजेंट है, तब रिएक्शन दोनों का क्या होगा, सेम। तो फिर बोलोगे दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में एक ही अंतर हुआ कि ये दोनों पीपीएल को अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, बट एंगल सेम होगा। मतलब यदि एक आइसोमर पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, बट थ्रू सेम एंगल। कि एक आइसोमर पीपीएल को यदि 10 डिग्री राइट रोटेट किया तो दूसरा पीपीएल को 10 डिग्री ही लेफ्ट रोटेट करेगा, डायरेक्शन अपोजिट, बट मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो इसको जो है ध्यान में रखना है हम लोग को कि ये इनैंशियोमर्स के दो फॉर्म हुए, डेक्स्ट्रो और लेवो। डेक्स्ट्रो माने पीपीएल को राइट रोटेट करेगा, लेवो मतलब जो पीपीएल को लेफ्ट रोटेट करेगा। डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन एंगल्स क्या होंगे, दोनों केस में सेम होंगे, एंगल्स आर सेम। अब जितना पढ़े हम लोग पीछे टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल, तो उन सब के लिए हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा एक ही कंडीशन में, जब इसमें चारों लिगैंड्स अलग हों, 4 डिफरेंट लिगैंड्स। तो वह टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंट्रल मेटल आयन 4 अलग अलग प्रकार के लिगैंड से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। इसमें से एक ही कॉमन सा एग्जाम्पल है आर्सेनिक का। आर्सेनिक या जो है बेंचोएट आयन है, फिर या इथाइल का नेगेटिव आयन है, मिथाइल का, और या सल्फाइड है। इसके लिए आप स्ट्रक्चर बनाओगे टेट्राहेड्रल मैनर में, तो AS यहाँ आप सल्फ़र दिखा दो, इस जगह पे मिथाइल दिखा दो, यहाँ आप बेंचोएट आयन को दिखा दो C6H5, और यहाँ आप इथाइल को दिखा दो। यह कायरल सिस्टम हुआ, इसमें 4 अलग अलग ग्रुप्स हैं। इसी को यदि आप यहाँ मिरर के सामने रखोगे तो बनेगा इमेज, और ऑब्वियसली जो इमेज बनेगा वह कुछ ऐसा बनेगा। सल्फर तो ठीक है, ये जो CH3 अभी लेफ्ट है इसमें चला जाएगा राइट, इसके बाद यह आ जाएगा इधर C6H5, और यह CH2 भी आ जाएगा इधर, CH2 CH3। अब जरा ये दोनों को मिलाओ, इस मॉलिक्यूल को उठा करके इसके ऊपर रखो, तो रखने से क्या, या पूरी तरह से ढकेगा, आर्सेनिक ढक जाएगा, सल्फर ढक जाएगा, लेकिन ये CH2 CH3 है, जबकि यहाँ CH3 है। उसी प्रकार से इधर CH2 CH3 है तो यहाँ CH3 है। मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल को एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो कम्प्लीटली एक दूसरे को कवर अप नहीं करेंगे। और ऐसे यदि केसेस हों तो ऐसे इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेज। और यदि मिरर इमेजेज ऐसा नॉन सुपर इम्पोजेबल हो तो यह कहलाएगा इनैंशियोमर्स। और इनैंशियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब यह जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है यह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो किया, रीजन कि इसका जो मिरर इमेज है वह क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। अब बोलोगे कि चारों यहाँ अलग क्यों होने चाहिए। यदि सेम हो जाएंगे, जैसे मान लो आप लेते हो NiCl4 ऐसा, तो सेम लेने से क्या होगा ना कि यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री का कंसेप्ट यदि है तो इसको आप समझ सकते हो। मान लो कि ये ऐसे ऐसा, अब आप क्या करोगे कि चूँकि यहाँ जो ये एटम है, चाहे क्लोरीन का हो चाहे निकेल का हो, एटम हम लोग जानते हैं कि स्फेरिकल है, तो बीच में आप निकेल लिए और इसमें 4 स्फेरिकल एटम को डाले। अब जब आप इसको कट करोगे तो चूँकि स्फेयर है ना, कट करेगा तो यह बीच से इक्वली डिवाइड होगा। और यदि किसी मॉलिक्यूल को आप कट करो और वह इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड हो तो जाहिर सी बात है वह दोनों पार्ट एक दूसरे का इमेज हो जाएगा। और यदि ऐसा सिचुएशन है तो यही कहलाता है क्या,
प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब इस मॉलिक्यूल को यदि आप ऐसे डिवाइड करोगे तो ये भी एटम बराबर बटेगा, ये भी बराबर बढ़ जाएगा, ये भी बराबर बढ़ जाएगा, ये भी बराबर बढ़ जाएगा, मतलब ओवरऑल इसमें क्या आ जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, लेकिन इस मॉलिक्यूल में जो है यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। वैसे ही आप 2 को भी सेम रखोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, 3 को भी सेम रखोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। लेकिन यदि ये चारों लिगैंड्स अलग हैं तो इस केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अब जा करके यह टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, ये जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। तो याद रखोगे कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा जब, ज्योमेट्रिकल तो यह शो करता ही नहीं था, ऑप्टिकल शो करेगा जब चारों लिगैंड्स अलग हों। ज्योमेट्रिकल में चारों सेम हो चाहे अलग, नहीं ही शो करेगा। ऑप्टिकल में भी तभी शो करेगा जब ये चारों लिगैंड्स क्या हों, अलग, सेम हो जाएंगे तो यह शो नहीं करेगा। तो इस तरह से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जो है हम लोग देखें। तो नेक्स्ट क्लास में फिर स्क्वायर प्लानर कैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो उसमें से भी कई केसेस आएंगे। तो खैर इसको नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।